अस्सलाम वालेकुम। लाइफ वर्क स्टडी कोर्स की आपकी आज चौथी क्लास है और हम पढ़ रहे हैं मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। कल कुछ चीज़ें हमने पढ़ी थी और जो बिल्कुल इंट्रोडक्शन था स्ट्रक्चर का। और हमने सिर्फ ये देखा था कि ट्रेंड्स कितनी किस्म के होते हैं, बुलिश ट्रेंड होता है, बेरिश ट्रेंड होता है, मार्केट रेंज करती है। उसके बाद आप जो जोन्स हम लगाते हैं हाई और लो के, उनको आपने कैसे लिखना होता है। अप ट्रेंड में आप कैसे लिखते हैं, डाउन ट्रेंड में आप कैसे लिखते हैं। ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी कल। अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है। सबसे पहले चीज हम ये देखेंगे कि कौन सा मार्केट का जब भी कोई स्ट्रक्चर चल रहा होता है, फर्ज करें हम बात करते हैं कि एक बुलिश स्ट्रक्चर चल रहा है, बुलिश मार्केट चल रही है, तो उसका लो कैसे कंफर्म होगा। देखिए, ये आपके पास एक स्ट्रक्चर है मार्केट का। ठीक है जी, प्राइसेस जो हैं वो अपना हाई ब्रेक करते हुए ऊपर जा रही हैं। कल हमने एक चीज पढ़ी थी कि जब तक प्राइस अपना हाई ब्रेक करती जाएगी, हम कहेंगे कि प्राइस अपने अप ट्रेंड में है, प्राइस बुलिश ट्रेंड में है। लेकिन एक हाई लगाने के बाद प्राइस रिट्रेस करती है। ठीक है, वापस आती है, थोड़ी सी नीचे गिरती है प्राइस। अब ये लो कब कंफर्म होगा, ये लो कैसे कंफर्म होगा। देखिए, आपने लिखना होता है ना, जैसे ये आपका लो है। ठीक है जी, उसके बाद ये आपका हाई है। ये बात आपने समझनी है बहुत ध्यान से, ये आपका हाई है। उसके बाद इसे आप कहते हैं कि ये आपका हायर लो है। ठीक है, लेकिन ये शक्ल भी तो हो सकती है। ऐसा भी तो हो सकता है कि प्राइस ये चीज बनाए, आप इसको हायर लो का नाम दे दें। ठीक है, प्राइस फिर नीचे आ जाए। फिर आप इसको हायर लो का नाम दे दें, प्राइस फिर नीचे आ जाए और यहां से ऊपर निकले। ठीक है जी। तो अब मुझे एक बात बताएं, आपका ये वाला जो पॉइंट था पहला, इसको तो आपने लो कह दिया, ये तो आपका लो हो गया, ये आपका हाई भी लग गया। ठीक है, अब इसको आप कहते हैं कि ये आपका है हायर लो, यानी एक ऐसा लो जो कि पिछले लो से भी ऊंचा है, पिछले लो से हाई है, तो इसको हम हायर लो कहते हैं। आपने इसको लिख दिया। ठीक है, लेकिन प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाती है और नीचे ड्रॉप कर जाती है, तो क्या आपका ये पॉइंट अब वैलिड है। ठीक है, ये वैलिड नहीं है। फिर आपने कहा जी अब ये वैलिड है, ये तो वैलिड नहीं था, लेकिन अब प्राइस नीचे आई है, यहाँ से आके दोबारा उठी है, तो इसको मैं फिर हायर लो कह देता हूँ। क्योंकि पीछे वाले लो से तो ये ऊंचा ही है ना, ये जो आपका पीछे लो था इस जगह पे, इस लो से तो ये ऊंचा है बहरहाल। तो आप इसको हायर लो कह देते हैं, लेकिन प्राइस दोबारा ऊपर निकलती है और नीचे आ जाती है। अब आप कहते हैं कि जी ये दोनों दफा मैंने गलती कर दी थी, ये हायर लो ठीक है, अभी भी ये उस लो से तो ऊंचा है, देखें इस लो से तो ऊपर है, तो अब आप इसको हायर लो लिख देते हैं। तो इस तरह आप कन्फ्यूजन का शिकार हो जाएंगे, बार बार आपको अपना पॉइंट चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने कल भी ये बात की थी कि बिल्कुल आपको ये शेप नहीं मिलती मार्केट में, हाँ इससे मिलती जुलती मिलती है। जैसे अभी हम लाइन चार्ट में जाकर देखते हैं तो देखें इससे मिलती जुलती कोई चीज़ बन रही है, देखें ये हाई लो फिर हाई लो, अब यहाँ पे रेंज कर रही है प्राइस। तो मिलती जुलती चीज़ जरूर बनती है, लेकिन एग्जैक्ट सेम उस जिस तरह से चीज़ें नहीं मिलती जिस तरह की मैं आपको यहाँ बना के दिखा रहा हूँ। हम उसको भी डिस्कस करेंगे आगे चल के। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएंगे कि इसका क्या हल है। ठीक है, कुछ लोगों के मैसेज आए हुए हैं, स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ, स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होगा, ठीक है जी। अच्छा, कुछ लोगों को समझ है, अच्छी समझ है स्ट्रक्चर की। उनका जवाब ये आया है कि जी ये हाई लो हायर लो जो है ना कंफर्म नहीं है। अब मैं इस सारे सिनेरियो को वापस कर रहा हूँ, रिवर्स कर रहा हूँ। देखिए जी, अब होगा ये कि हमारे पास एक हो गया ये लो पॉइंट, ये एक हाई लग गया, प्राइस नीचे आई और यहाँ तक पहुंच गई। हम किसी सूरत भी इस पॉइंट को हायर लो नहीं कहेंगे, ये भी हायर लो नहीं है आपका। ठीक है, ये हायर लो नहीं है, क्योंकि ये भी कंफर्म नहीं हुआ। कंफर्म कब होगा, जब प्राइस ने अपना जो हाई लगाया था ना, इस जगह पे जो हाई लगाया था, ये हमारा लो है और ये हाई है। तो जो हाई का पॉइंट था, जो हाई की लाइन थी, जब तक ये अपसाइड क्लोज नहीं हो जाती, मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देती। क्लोजिंग क्या होती है सब लोगों को पता है, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको शायद ना पता हो, उनको आगे चल के पता चल जाएगा। जब तक प्राइस इस अपने हाई पॉइंट को ब्रेक ना कर दे, इसके ऊपर क्लोजिंग ना कर दे, उस वक्त तक आपका ये हायर लो कंफर्म नहीं है। अब इसने क्लोजिंग कर दी है, ठीक है, नहीं की, क्लोजिंग कब करेगा, अब अब इसने कंफर्म कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा
कि हम अब इस पॉइंट को कह सकते हैं कि हमारा ये हायर लो अब कंफर्म है। अब आप इसको लिख सकते हैं कि ये हमारा हायर लो है, ये कंफर्म हायर लो है। ठीक हो गया। अब आपका ये था लो, ये था आपका हाई, और ये है आपका हायर लो, एक ऐसा लो। अप ट्रेंड में चूंकि हम हायर पहले लिखते हैं, एक ऐसा लो जो पिछले लो से अबव है। अब क्या होगा जी, अब आपके पास एक और हाई लग गया। ठीक है, इसको आपने कह दिया कि ये आपका एक हायर हाई लग गया। देखिए अप ट्रेंड में ना हायर हाई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लो का पता होना चाहिए, हाई का आपको नहीं पता कोई बात नहीं। लो कंफर्म होना, लो कंफर्म लो का पता होना बेहद जरूरी है, इसके बगैर आपको कभी भी स्ट्रक्चर की समझ ही नहीं आएगी। ठीक हो गया। अब क्या होता है, नेक्स्ट सिनेरियो, प्राइस यहाँ से नीचे आती है, दोबारा इस जोन तक अप्रोच करती है और यहाँ तक पहुंचती है। तो क्या इस सूरत में मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये हमारा एक और कंफर्म हायर लो बन गया है? चैट में बताएं कि क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ हायर लो। हाँ जी, सब लोग कह रहे हैं कि जी नहीं लिख सकते। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह वही है कि ये जो हमारा हाई था, आखिरी हाई था, ये अभी ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है जी, जैसे ही ये ब्रेक होगा अपसाइड, अब हम इसको कह सकते हैं जो हमने हायर लो मार्क किया है, अब ये कंफर्म हो चुका है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि कंफर्म हायर लो कौन सा होता है। एक ऐसा लो जिसके बाद स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाए, ये स्ट्रक्चर लेवल होता है, इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर लेवल है। तो जब स्ट्रक्चर लेवल ब्रेक हो जाएगा, इम्पल्स वेव लग, इसको इम्पल्स वेव कहते हैं, कल बताया था। जब इम्पल्स वेव लगती है, ऐसी इम्पल्स वेव होती ही वो है जो स्ट्रक्चर ब्रेक करती है। ठीक है, इम्पल्स वेव बेसिकली कहते ही उस वेव को है जो पावरफुल वेव होती है और वो अपना प्रीवियस स्ट्रक्चर ब्रेक करती है। तो ये प्रीवियस स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ यहाँ से, प्राइस ऊपर निकल गई, इसका मतलब हुआ कि हमारा ये हायर लो अब 100% वैलिड है। ठीक है जी, कंफर्म हो गया हमें ये। फिर प्राइस नीचे आती है, एक और लो लगाती है और दोबारा अपना एक इम्पल्स वेव लगा के दोबारा स्ट्रक्चर ब्रेक करती है। जैसे ही ये वाला काम मुकम्मल होगा, हम कहेंगे कि ये वाला हायर लो कंफर्म हो गया हमारे पास। ठीक हो गया जी। अच्छा, यार बाकी लोग नए ना लगाएं, जिसकी लाइन है मिटा दें, कर लिए। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में आपको हाई का पता होना जरूरी है कि आपका कंफर्म हाई कौन सा है। बिल्कुल इसी को हम इन्वर्स करेंगे तो चीज़ें हमें समझ आ जाएंगी। अब ये आके हमारे पास डाउन ट्रेंड एक चल रहा है ये। ठीक हो गया जी। इसको अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अब इसमें हमारे पास ये है हमारा हाई, ये है हमारा लो, और ये है हमारा लोअर हाई। एक ऐसा हाई पॉइंट जो कि पिछले हाई से डाउन है, इसलिए हम उसके साथ लोअर लिखेंगे, लोअर हाई। अब क्या ये लोअर हाई कंफर्म है? ये बिल्कुल कंफर्म है। उसकी वजह यह है कि मार्केट अपना ये वाला स्ट्रक्चर जो है लो, इसको ब्रेक कर चुकी है एक इम्पल्स वेव से। तो जब ये ब्रेक हो चुका तो हमारे पास ये वाला लोअर हाई 100% कंफर्म है। हम कह सकते हैं कि ये हमारा कंफर्म लोअर हाई है। फिर प्राइस ऊपर जाती है, इम्पल्स वेव लगाने के बाद वापस आती है, और यहाँ पे आने के बाद जो लो लगाया था इसने, प्राइस ने एक और लोअर लो लगाया था, इसी लोअर लो को दोबारा ब्रेक कर देती है। तो जैसे ही स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, अब हम कहेंगे कि ये वाला लोअर हाई हमारे पास जो लगा था, ये कंफर्म है। ठीक हो गया। अब इसमें एक सिनेरियो ये हो सकता है जो मैंने पहले बात की थी, कि ये चीज़ भी तो बन सकती है ना, ये ये देखें, ये चीज़ बन सकती है ये। डाउन, एक इम्पल्स वेव लगी है, रिट्रेसमेंट, फिर एक इम्पल्स वेव, फिर रिट्रेसमेंट। हाँ जी, इसमें आपने मुझे बताना है कि इसमें आपका कंफर्म हायर लो कौन सा है, लोअर हाई। ठीक है, आपका कंफर्म लोअर हाई ये वाला जी, हैदर ने ऐसे ही बता दिया, हालांकि मैंने अभी पूछना था कि 1 2 या 3। तो चलो, उन्होंने पहले बता दिया कि ये आपका एक कंफर्म लोअर हाई है। ठीक है, क्यों है ये? क्योंकि इस हाई के बाद प्राइस ने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया है। समझ आ गई आपको इस चीज़ की? इस हाई के बाद अब आपका ये हाई था, ये आपका लो था, ये आपका लोअर हाई है, और ये आपका लोअर लो है। ठीक है जी, अब ये लोअर लो ब्रेक नहीं हो रहा। इस वेव ने ब्रेक किया, इस वेव ने नहीं ब्रेक किया। फिर एक और वेव ने ट्राई किया लेकिन नहीं ब्रेक हुआ। लेकिन जो वेव यहाँ से स्टार्ट हुई है, ये इम्पल्स वेव थी, इसने इस लो को ब्रेक कर दिया। जैसे ही ये लो ब्रेक हुआ, अब हम कहेंगे कि ये हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट है। देखिए हाई वही, उसी को हम हाई कहेंगे
जो इन सब में हाई होगा तो ये पॉइंट वन है, ये हाई नहीं है क्योंकि इसके ऊपर हाई एक और मौजूद है, इसके ऊपर एक और मौजूद है, तो ये हमारा बेस्ट पॉइंट है। इसको हम कह सकते हैं कि एक ही हाई पॉइंट है, लेकिन चूंकि ये पिछले से लो है इसलिए हम इसको लोअर कहेंगे, लोअर हाई। तो ये आपका कंफर्म लोअर हाई है। ठीक हो गया। अब आप मुझे बताएं, एक तो वीडियोस आप कर लीजिए, किसकी वीडियो आना है? किसी की वीडियो आना है? अपनी वीडियोस, एनिमेशन वसीम आपकी वीडियो आना है, ठीक है। वीडियोस अपनी ऑफ रखें भाई। देखें कितनी देर में स्क्रीन हिल गई है। हाँ जी, बल्कि हम यहाँ पे थे इस जगह पे, ये बता रहा था आपको। ठीक है जी, अब आपका कंफर्म लोअर हाई ये बन चुका है, क्योंकि आपका आखिरी लोअर लो टूट चुका है। तो अब आपको कंफर्म पॉइंट्स लगाने आ गए हैं इस शक्ल में। अभी हम चार्ट पे नहीं गए ना, मैं आपको चार्ट पे सिखा रहा हूँ, चार्ट कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये चीजें पढ़ के जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे ना, फिर हम आगे इधर आगे चार्ट पे आके देखेंगे उसको। यहाँ तक सब चीजें क्लियर हैं जी? अगर क्लियर हैं तो दो चार बंदे, पांच बंदे मुझे बता दें कि क्लियर है। ठीक है जी। बस सही है, ठीक है, काफी 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 हो गया, काफी हो गया। अच्छा जी, अब इसको मैं करता हूँ डिलीट। अब हम अगली चीज पे चलते हैं। अभी आपने ये पढ़ा है कि आपके कंफर्म हाई लॉस कौन से होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कौन सी रिट्रेसमेंट वैलिड होती है। देखें, रिट्रेसमेंट जो है ना, मैंने आपको न्यू बना के दिखाई है कि ये आपका इम्पल्स वेव, ये आपकी रिट्रेसमेंट, फिर इम्पल्स वेव, फिर रिट्रेसमेंट, फिर इम्पल्स वेव और फिर रिट्रेसमेंट। इसी तरीके से चलती है प्राइस। बुलिश ट्रेंड में मार्केट ऐसे ही कंटिन्यू करती है। अब सवाल ये पैदा होता है इस जगह पे कि कौन सी ऐसी रिट्रेसमेंट, कितनी कैंडल्स बनेगी तो रिट्रेसमेंट वैलिड होगी। चले जी, अब जो लोग जवाब दे रहे थे उनमें से कुछ लोग मुझे बता सकते हैं कि देखें, प्राइस ने ये एक इम्पल्स वेव लगाई है ये। मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। एक मिनट होल्ड करें। कोई एक दो लोग बताएं ताकि मुझे आइडिया हो जाए थोड़ा सा कि इस जगह पे प्राइस ने ये एक वेव लगाई है, उसके बाद ये रिट्रेसमेंट हुई है और फिर प्राइस ऊपर निकल गई है। तो क्या ये जो कैंडल्स बनी है, जो प्राइस नीचे आई है इस जगह पे, ये रिट्रेसमेंट वैलिड है या नहीं वैलिड है? तीन चार लोग बता दें। मैं सिर्फ पूछता इसलिए हूँ क्वेश्चन कि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाए। अच्छी बात यह है कि ज़्यादा लोग जो है ना वो पहले से ही माशाल्लाह ठीक है। ठीक है जी, वो कह रहे हैं कि जी ये वैलिड नहीं है। अब मैं इसकी वजह सबको बता देता हूँ। देखिए, होता यह है कि इस तरह शक्ल बनाने में तो ये बड़ा आसान सा काम है। मैंने ये बना दिया कि जी ये हाई, ये लो, ये इम्पल्स वेव, ये रिट्रेसमेंट, फिर इम्पल्स वेव, फिर रिट्रेसमेंट। लेकिन रिट्रेसमेंट कहना किसे है, कौन सी वेव रिट्रेसमेंट है, कौन सी वेव रिट्रेसमेंट नहीं है? इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं। वो अक्सर पूछते हैं कि जी क्या एक कैंडल की रिट्रेसमेंट, यानी एक कैंडल नीचे आई है तो रिट्रेसमेंट मानेंगे, दो आई हैं तो मानेंगे, या 10 आई हैं तो मानेंगे? इसका आसान सा तरीका है, वो आपने समझ लेना है। तरीका ये है कि आपके पास प्राइस जो है वो, फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं कि प्राइस आपके पास बुलिश है, ऐसे प्राइसेस ऊपर जा रही है। ठीक है जी। अब यहाँ पे, बल्कि यहाँ तक बहुत है। इसके बाद ये होता है कि यहाँ से प्राइस सेल होना शुरू होती है। ये आपकी एक इम्पल्स वेव लगी है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग वेव लगी है अपसाइड। यहाँ से प्राइसेस गिरना शुरू होती हैं, दो कैंडल्स बनाती हैं या तीन बनाती हैं या चार बनाती हैं, जितनी भी बनाए, जब तक आपका आखिरी जो बड़ी कैंडल आपकी बनी है ना, लास्ट कैंडल जो बनती है, लास्ट बाय की कैंडल, जब तक उसका लो ब्रेक नहीं होता, ये उसका लो है, ये उसका हाई है। ठीक है। अगर नीचे विक है तो विक को भी शामिल कर लेंगे। अगर उसका जब तक लो ब्रेक नहीं होता, हम उसको एक वैलिड रिट्रेसमेंट नहीं कहते। ये वैलिड रिट्रेसमेंट नहीं है। इसके बाद बेशक प्राइस अपनी शक्ल बना ले, बेशक यहाँ से ऊपर उठ जाए इस तरीके से, ऐसे, इसको हम एक रिट्रेसमेंट नहीं कहेंगे, बल्कि हम इसको इस तरह पढ़ेंगे कि ये जो पूरी वेव है इस जगह से लेके और यहाँ तक टॉप तक, ये पूरी एक ही वेव है। ठीक है। इसको हम इस तरीके से ड्रॉ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पे प्राइस ने थोड़ी सी रेंज की है, अपनी आखिरी कैंडल का भी लो ब्रेक नहीं किया। कम से कम एक कैंडल का लो तो ब्रेक करे ना, ताकि हम उसको रिट्रेसमेंट कह सके। ठीक है, इसका भी लो ब्रेक नहीं किया। तो क्या मतलब हुआ कि प्राइस ने सिर्फ रेंज की है इस एक कैंडल के अंदर और वो ब्रेक कर गई है। तो इसमें इसको हम एक ही वेव काउंट करेंगे। अगर इसकी जगह ऐसा हो जाता कि प्राइस इसके बाद एक दो कैंडल्स और बना देती, बेशक दो ना भी बनाए, सिर्फ एक बना दे,
वो भी काफी था, ऐसे। और इसके बाद यहाँ से प्राइस वापस उठती है। अब हम इसको किस तरह मार्क करेंगे? अब हम इसको इस तरीके से देखेंगे कि ये हमारे पास एक वैलिड रिट्रेसमेंट है, ये इम्पल्स वेव, ये इसकी रिट्रेसमेंट, और ये इम्पल्स वेव, यही चीज़ अभी हमने पढ़ी है ना, मार्केट ऐसे मूव करती है। तो इसको हम एक वैलिड रिट्रेसमेंट कहेंगे, ये बिल्कुल वैलिड रिट्रेसमेंट है, क्योंकि प्राइस ने अपनी जो आखिरी बाय की कैंडल थी ना, इस पूरी वेव में आखिरी बाय की कैंडल थी, उसका लो ब्रेक किया है। तो अगर कम अज कम ये रूल है कि कम अज कम एक कैंडल का जो लो है वो तो ब्रेक हो ना, ठीक है, तो आप उसको रिट्रेसमेंट मान लें, फिर आप मार नहीं खाएंगे। ये रूल 1 मिनट से लेके और मंथली कैंडल तक हर जगह पे अप्लाई होगा। ठीक है, जिस भी टाइम फ्रेम पे आप काम करेंगे और आप स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो उसमें आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कम से कम जो आपके पास आखिरी वेव लगी है, कम से कम उसकी एक कैंडल का लो ब्रेक हो। अब ये लो कितनी कैंडल से ब्रेक होना चाहिए? ये लो अगर सिर्फ और सिर्फ एक कैंडल से भी ब्रेक हो गया तो भी ये वैलिड रिट्रेसमेंट है। लोग पूछते हैं ना कि एक कैंडल का माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। अगर एक कैंडल ने लो ब्रेक कर दिया ना, ठीक है, तो भी ये वैलिड रिट्रेसमेंट है। लेकिन ये लो कंफर्म कब होगा? जैसे ही प्राइस यहाँ से उठेगी और अपना ये हाई ब्रेक करेगी, जो हाई लगाया था, ये हाई लगाया था ना इसने, ये हाई लगाया। एक मिनट, ये देखें, ये प्राइस ने एक हाई लगाया, फिर एक रिट्रेसमेंट ली, और फिर अपना हाई ब्रेक कर दिया, ये स्ट्रक्चर लेवल ब्रेक कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ? कि ये लो हमारे पास कंफर्म है, इसको हम कंफर्म हायर लो कहेंगे। ठीक है, ये कंफर्म्ड हायर लो है। अब देखें यहाँ पे एक ही कैंडल ने लो ब्रेक किया, इस कैंडल का, प्रीवियस कैंडल का। एक बात याद रखनी है, अगर इस कैंडल के पीछे विक आ जाए, मैं बल्कि ऐसी ही कैंडल बनाता हूँ जिसके नीचे विक है, तो आपने विक के ब्रेक होने का भी वेट करना है। ठीक है, यहाँ पे हम एक ऐसी कैंडल बनाते हैं कि जिसके नीचे विक होगी। सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ, शेप ठीक नहीं है, बहरहाल चले। ये ले, ठीक है जी। अगर इस आखिरी कैंडल के नीचे विक भी है, तो उस विक का ब्रेक होना जरूरी है। इस विक की ये जो जगह है, इसके नीचे कैंडल क्लोज करे, बेशक वो एक कैंडल हो, बेशक दो हो, बेशक 10 हो, आखिरी कैंडल का विक ब्रेक होना चाहिए। मुमकिन है इस तरह की चीज बन जाए कि आपके पास जो रेड कैंडल्स हैं, जो सेल की कैंडल्स हैं, वो ज्यादा बन गई हैं, एक से चार पांच बन गई हैं इस तरह। लेकिन चूंकि उन्होंने लो ब्रेक नहीं किया, इस वाले लो को ब्रेक नहीं किया, तो आप कहेंगे कि ये रिट्रेसमेंट आपकी वैलिड नहीं है। मेरे ख्याल बात आपको समझ आ गई होगी। इसी तरीके से अगर प्राइसेस नीचे आ रही हैं ऐसे, अब यहाँ से प्राइस उठती है और ये चीज बनाती है, एक, दो, तीन, तीन कर लें, पांच कर लें, 10 कर लें, जितनी मर्जी कर लें, और यहाँ से ये ब्रेक कर जाती है डाउन साइड। जल्दी से बताएं कि क्या ये वैलिड रिट्रेसमेंट थी या नहीं थी? ठीक है जी, सब लोगों का मैसेज ये आ रहा है कि ये वैलिड रिट्रेसमेंट नहीं है। ठीक है यार, ये तो चार्ट लो आप लोग गंदा कर देते। इसको ऐसे करें, ये मिटा दिया करें, फिर ड्राइंग मिट भी जाती है, पता है आपको। क्लियर करेंगे ना माई ड्राइंग्स जाके, तो आपकी ड्राइंग्स मिट जाएंगी। अपनी ड्राइंग क्लियर कर दिया करें, मैसेज में जवाब दे दिया करें बेशक। यहाँ पे फिर गंद पड़ जाएगा, फिर मैं कैसे करूँ? अच्छा जी, अब ये दो लोगों की रह गई हैं, चले मैं कोशिश करता हूँ कि इसको मैं खुद ही खत्म कर देता हूँ। चार्ट पे निशान लगाने की बजाय ना आप वहीं पे कर दिया करें, मैसेज में जवाब दे दिया करें। अच्छा जी, अब इसके बाद ये वैलिड रिट्रेसमेंट नहीं है, क्योंकि सब लोग ये कह रहे हैं कि इसने जो आखिरी कैंडल थी ना, आखिरी कैंडल का भी, एक कैंडल का भी हाई ब्रेक नहीं किया। देखिए, हाई ब्रेक नहीं हुआ। जब हाई ब्रेक नहीं हुआ तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि ये, इसको हम इस तरीके से मार्क नहीं करेंगे। हाँ, अगर एक भी कैंडल इसका हाई ब्रेक कर दे, एक कैंडल भी अगर इसका हाई ब्रेक कर जाती, तो फिर हम इसको कह सकते थे कि यह वैलिड रिट्रेसमेंट बन गई है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा रहा हूँ। चलिए इसी कैंडल को ऊपर ले जाते हैं ऐसे। ठीक है जी, और इसके बाद प्राइस नीचे गिरती, बेशक वो आहिस्ता गिरे, तेजी से गिरे, जैसे भी गिरे। अब चूंकि आखिरी कैंडल का हाई ब्रेक हो गया है, उसके बाद प्राइस नीचे गिरी है, तो अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये हाई था, ये लो था। ठीक है, उसके बाद फिर ये एक हमारे पास लगा पॉइंट, जिसको हम कहते हैं लोअर हाई,
और लोअर हाई कंफर्म कब हुआ? अभी ये कंफर्म नहीं है। कंफर्म कब हुआ? जब प्राइस ने अपना ये जो लो स्ट्रक्चर लेवल था इसको ब्रेक कर दिया, तो हमारे पास ये कंफर्म हो गया। ठीक है। तो लोअर हाई कैसे कंफर्म होता है, हायर लो कैसे कंफर्म होता है, और कौन सी रिट्रेसमेंट आपकी वैलिड होती है, ये 100% वैलिड रिट्रेसमेंट है। ठीक है। लेकिन आपने रुकना ये नहीं समझना कि यहाँ पे कंफर्म होगी। ये कंफर्म कौन सा पॉइंट होगा? देखिए ना, कंफर्म आपने क्यों नहीं समझना? कंफर्म आपने इसलिए नहीं समझना क्योंकि मुमकिन है आप इसको कंफर्म समझ रहे हो इस जगह पे, और प्राइस यहाँ से और ऊपर निकल जाए इस तरीके से, एक कैंडल बना दे, फिर एक कैंडल बना दे, और यहाँ से ड्रॉप आना शुरू हो ऐसे, ये। ठीक है। तो आप इसको वैलिड समझ रहे थे, हालांकि ये वैलिड था आपका, क्योंकि इसके पॉइंट, इस पॉइंट के बाद, इस लोअर हाई के बाद आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ डाउन साइड। ठीक है। तो इसलिए अब ये वैलिड पॉइंट है। और ये क्या, ये रिट्रेसमेंट वैलिड है? ये भी वैलिड है, क्योंकि आखिरी जो कैंडल थी उसका हाई ब्रेक हो चुका है, तो अभी वैलिड है। अभी कहाँ जाके रुकेगा कोई पता नहीं है, आपने वेट करना है। ठीक है। जहां भी जाके रुके, जिस पॉइंट के बाद ये लो ब्रेक कर देगा, हम कहेंगे कि जी ये वैलिड जगह है। बस ये आपको सिर्फ पता होना चाहिए, इस पर हमने कोई ट्रेड शेड नहीं करनी। लेकिन क्यों पता होना चाहिए, ये आपको अगली क्लासेस में जाकर पता चलेगा। इससे आपको अंदाजा होता रहेगा कि कब तक आपने बाय करना है, कब तक आपने सेल करना है, और आपने किस डायरेक्शन में बैठना है। ठीक है। लॉन्ग रन में आपको इसके बहुत हेल्प होगी। अच्छा जी, ये हो गया हमारी दूसरी चीज, कि कौन सी रिट्रेसमेंट वैलिड है और कौन सी रिट्रेसमेंट वैलिड नहीं है। ये आज का हमारा दूसरा टॉपिक था। ये चीज क्लियर है? दो चार मैसेज इसके भी कर दें कि आपको ये वाला टॉपिक भी क्लियर हो गया। फिर हम चलते हैं जी तीसरी चीज की तरफ। बस काफी हो गया, काफी हो गया, काफी हो गया, काफी हो गया, काफी हो गया। जिन लोगों को कोई क्वेश्चन है ना, मुमकिन है, देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके क्वेश्चंस ना बचाएं, लेकिन बहुत से आप काफी लोग बैठे हैं माशाल्लाह, 125 लोग हैं। अच्छा, आपकी वॉइस ब्रेक है? मेरी आवाज में कोई हो रही है, ब्रेक हो रही है आवाज मेरी? नहीं हो रही भाई, नहीं हो रही। साउंड इज ओके, ठीक है। चलें जी, आगे चलते हैं। अच्छा, अगली चीज ये, हाँ मैं बता ही रहा था कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन रह भी जाता है, वो परेशान इसलिए नहीं होगा क्योंकि अभी हम इस पे स्ट्रक्चर की पूरा करने के बाद हम इसका एक क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, आधे घंटे का तकरीबन या 1 घंटे का, कि जिसमें जाके हम, मैं आपके क्वेश्चंस लूंगा। मुमकिन आप लोगों में से कुछ को समझ ना आ रही हो, चाहे वो एक ही बंदा है बेशक, तो इंशाल्लाह हम उनको क्लियर करेंगे आगे चल के। अब चलते हैं जी आज के तीसरे टॉपिक की तरफ। आज का हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो है इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर भी दो तरह का होता है बेसिकली, इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ये बड़ी अहम चीज़ है, समझने वाली चीज़ है, इसको आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है जी। देखिए होता ये है, अभी मैं क्योंकि चार्ट पे नहीं जा रहा, सब चीज़ें यहीं पे समझा रहा हूँ। जो हमारी तीसरी क्लास होगी उस पर फिर हम चार्ट पे एग्जांपल्स भी देखेंगे इसकी। देखिए जी, होता ये है कि आप, फॉर एग्जांपल आप 15 मिनट में, ये M15 आपको नजर आ रहा है ऊपर, ठीक है, आप M15 में है और प्राइस ऊपर जा रही है। अब हमें ये पता है कि इम्पल्स वेव कौन सी होती है, ये वाली हमारी इम्पल्स वेव है। ये हमारी एक इम्पल्स वेव है। ठीक है जी। IMP लिख दिया मैंने, आप समझ जाइए, ये इम्पल्स वेव है। और ये हमारी रिट्रेसमेंट की वेव है, इसके ऊपर मैंने आर लिख दिया। अब जब एक इम्पल्स वेव लगती है, ठीक है, और प्राइस नीचे आना शुरू करती है रिट्रेसमेंट के लिए, यहाँ से रिट्रेसमेंट हो रही है, प्राइस नीचे आ रही है। रिट्रेसमेंट कौन सी वैलिड होती है आपको बता दिया है, जो आखिरी कैंडल यहाँ पे होगी, अगर उसका लो ब्रेक हो गया तो रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई है। अब रिट्रेसमेंट हो रही है, तो ये हमारा M15 का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। ये है हमारा लो, ये है हमारा हाई, ये है हमारा हायर लो, हायर हाई, फिर हमारा हायर लो, और ये हमारा हायर हाई। यहाँ तक चीज़ें कंफर्म हो गई है ना हमें? ये भी लो, हायर लो हमारा कंफर्म है, क्योंकि इस वेव के बाद ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है, ये वाला। अब जब प्राइस यहाँ से दोबारा एक लो लगाने आती है, ठीक है, तो प्राइस छोटा टाइम फ्रेम में, आप अगर आप उसको 1 मिनट में जाके देखेंगे, इसी वेव को 1 मिनट में, 5 मिनट में जाके देखेंगे, तो प्राइस नीचे आ रही होगी इस तरह, ऐसे नीचे आ रही होगी। ठीक है, यहाँ तक पहुंचेगी प्राइस, इस जोन तक आएगी, या इस तक भी आ सकती है, मुमकिन है यहाँ तक आ जाए। अब समझने वाली बात यह है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो नीली लाइन है M15 की, ये स्ट्रक्चर बुलिश है या बिरिश है? ठीक है, ऑब्वियसली अभी आप जवाब ना दें। एक ऑब्वियस सी बात है, आपको नजर आ रहा है कि हाई ब्रेक होते हुए जा रहे हैं, तो M15 आपका बुलिश है।
ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखते हैं, जब इसकी प्राइस नीचे आ रही थी, आपने छोटा टाइम फ्रेम जाके किया, 3 मिनट में गए, 5 मिनट में गए, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तो हाई ब्रेक नहीं हो रही, यहाँ पे तो लो ब्रेक होते आ रहे हैं। ये देखें, प्राइस अपने लो ब्रेक कर रही है, जो भी लो लगाती है उसको ब्रेक कर देती है, फिर लो लगाती है, ऊपर जाके फिर ब्रेक कर देती है। तो यहाँ पे ट्रेंड क्या है? यहाँ पे ट्रेंड क्या है? बीरिश है। ऐसे ही है, यहाँ पे लो ब्रेक हो रहे हैं, ट्रेंड बीरिश है। ओवरऑल प्राइस ऊपर जा रही है, M15 में प्राइस बुलिश है। तो अब आप सेल करेंगे कि बाय करेंगे? पहले आप ढूंढेंगे क्या, पहले मुझे ये बताएं। दो चार मैसेज में बताएं कि आप क्या ढूंढेंगे। बाय ढूंढेंगे, तैयब मुकुल कह रहे हैं जी बाय करेंगे। चले ठीक है, सबके सेल, एक ने सेल का है, अली रजा आपने सेल का है, ठीक है। अच्छा अली रजा, आपने बात ये समझनी है कि हमने चलना है मेन ट्रेंड के साथ। आप डिसाइड करेंगे कि आप किस टाइम फ्रेम में कंफर्टेबल हैं, मैं आपको बताऊंगा कि आप किस में कंफर्टेबल हो सकते हैं। आप देखें H1, M15, M30 का स्ट्रक्चर, वो आपको बुलिश मिल रहा है। जब तक आपका H1 बुलिश है, ठीक है, ये बात बहुत से गौर से समझने वाली है, आपका H1 बुलिश है, आपका M30 बुलिश है, यानी ये कोई भी टाइम फ्रेम आप खोलते हैं बड़े वाला जरा, और वो बुलिश चल रहा है, तो आपने कोशिश करना है कि आप बाय करें, क्योंकि मैंने आपको कल एक चीज बताई थी, ट्रेंड इज द बेस्ट फ्रेंड। तो ट्रेंड आपने थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम का देखना है। अब प्राइस नीचे आ रही है, आप वेट करें। ये जो प्राइस नीचे गिर रही है ना, इसने अपना स्ट्रक्चर चेंज किया हुआ है, ये बिरिश है। हम क्या वेट करेंगे? हम वेट करेंगे कि चूंकि M15 या H1 जो भी आपको बताया ये बुलिश चल रहे हैं, तो जैसे ही छोटा टाइम फ्रेम भी बुलिश होगा, हम ट्रेड एंट्री करेंगे। ठीक है। आपने, आपके पास दो तीर है, आप ये समझ लें। पहला तीर जो है वो आपको बता रहा है बुलिश, दूसरा तीर आपको बता रहा है बेरिश। ऐसे में आपने ट्रेड नहीं करनी। ठीक है जी। जब छोटे वाला तीर जो है ना, छोटा बड़ा तीर तो आपका बुलिश है, जब आपका ये छोटे वाला एरो ये भी बुलिश हो जाएगा, तो अब आपकी पावर डबल हो गई है, बड़े टाइम फ्रेम की भी और छोटे टाइम फ्रेम की भी। अब आपने ट्रेड में एंट्री करनी है। ये है ट्रेंड में बैठने का तरीका। ठीक है। देखिए मार्केट में ना हजार दफा कंफ्यूजन आती है। आज मार्केट रेंज में है, आज भी कंफ्यूजन थी, आज हमने ट्रेड किए हैं, 3 4 ट्रेड्स किए हैं। दो तीन में अच्छे पिप्स आ गए हैं, दो में, और दो में हमारा पिप्स देने के बाद प्राइस ने स्टॉप लॉस हिट किया। उसकी वजह क्या है मैं बताता हूँ आपको। उसकी वजह ये है कि देखें आज ऐसी रेंज चल रही है, ये देखें, ये रेंज M15 में कोई क्लियर डायरेक्शन आज नहीं थी। तो ऐसे में हम मार्केट में कोशिश करते हैं कि ना कोई बड़ा रिस्क आज नहीं लिया, कोई बड़ी ट्रेड आज नहीं की। वजह क्या थी कि एक डायरेक्शन थी नहीं, इसी रेंज में प्राइस मूव काफी घंटों से मूव कर रही है। तो आज कोई नहीं समझेगा काम। आपने, मैंने आपको कल ये बात समझाई थी कि ऐसा नहीं सोचना कि आप आए, आपने लैपटॉप ऑन किया और आप कहें जी मुझे ट्रेड मिल जाए अभी। ऐसा नहीं होता। ठीक हो गया। आपको वेट करना पड़ता है। अभी हमने वेट क्या करना है वो मैंने आपको समझा दिया कि आपका बड़ा टाइम फ्रेम बुलिश बता रहा है, छोटा टाइम फ्रेम आपको कह रहा है कि ये बिरिश है। ठीक है। अब आपने क्या करना है? आपने वेट करना है कि बड़ा जो टाइम फ्रेम है उसकी डायरेक्शन और छोटे टाइम फ्रेम की डायरेक्शन एक तरफ को हो जाए। इसको कहते हैं ट्रेंड अलाइनमेंट। ठीक है। कि जो ट्रेंड है ना वो अलाइन हो जाए आपका, दोनों जो ट्रेंड्स हैं बड़े टाइम फ्रेम का भी और छोटे टाइम फ्रेम का भी, वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर लें। तो अब आप ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। अब ये तो था हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। इस बड़ा स्ट्रक्चर जो है ये हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। ठीक हो गया। उसमें जो प्राइस बिरिश आ जाती है ना, ये जो छोटा टाइम फ्रेम इसमें बिरिश हो जाता है, लो ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। मैं इसको सारे को मिटाता हूँ। अब देखें, आपका ये है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ये भी आपकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की वेव है और ये भी एक्सटर्नल की वेव है। लेकिन जब प्राइस नीचे आती है ना, इस जगह पे अपने लेवल पे आ रही होती है, जैसे ये इसने हाई ब्रेक किया, इसको टेस्ट करने आई प्राइस, फिर ये हाई ब्रेक किया, अब इसको टेस्ट करने आ रही है, नीचे आती है इस जगह पे। तो जब भी प्राइस टेस्ट के लिए आ रही होती है तो प्राइस अपने लो ब्रेक करती हुई आ रही है। अब ये जो प्राइस यहाँ तक पहुंच रही है ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। आपके घर की दीवारें ये हैं, एक आपकी ये दीवार है, ये आपका कंफर्म लो था। क्यों था कंफर्म लो? क्योंकि इसने ये हाई ब्रेक कर दिया था। ठीक है, तो ये कंफर्म लो बन चुका। तो ये है आपके घर की एक दीवार और ये है आपके घर की दूसरी दीवार, ये आपकी चार दीवारी है। ठीक है। ये आपकी एक्सटर्नल वॉल्स हैं। और जो अंदर ये काम हो रहा है ये आपके कमरे हैं, समझ लें। ठीक है। ये आपकी इंटरनल वॉल्स हैं, जो कि आप छोटी छोटी भी बारीक भी बना सकते हैं, पार्टीशन भी कर सकते हैं। तो ये आपकी एक्सटर्नल वॉल्स हैं, ये आपकी एक्सटर्नल वॉल्स हैं ऊपर और नीचे, और दरमियान में जो भी हो रहा है इसको हम कहते हैं कि ये इंटरनल, यानी कि ये इसका अंदरूनी मामला है। उसमें क्या हो रहा है, प्राइस कभी बुलिश होती है कभी बेरिश होती है, लेकिन जब तक ये वाला कंफर्म लो नहीं टूटेगा तब तक प्राइस बुलिश रहेगी। समझ आ गई है? कंफर्म लो पता होना क्यों जरूरी है? अगर आपको पता ही नहीं है
कि ये आपका कंफर्म हायर लो है। कंफर्म क्यों है? क्योंकि हाई ब्रेक हो चुका है ना, तो कंफर्म है। अगर आपको इसका पता ही ना होता, ये रूल ही आपको नहीं पता, या आप कंफ्यूज हो गए कि कंफर्म हायर लो कौन सा है, तो फिर क्या होगा, आपको पता ही नहीं होगा कि स्ट्रक्चर कब चेंज हुआ है। अभी आपको पता है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर हमारा बुलिश है। आपको बुलिश एंट्री ही ढूंढनी है। कब तक बुलिश एंट्री ढूंढनी है? जब तक प्राइस छोटे टाइम फ्रेम में भी अपसाइड मूव ना करना शुरू कर दे, या कुछ साइन ना बना दे। ठीक है, उस वक्त तक आपको बुलिश एंट्री ढूंढनी है। हाँ, अगर प्राइस नीचे आती है यहाँ से, आते 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 अपना कंफर्म लो तोड़ देती है, ये होता है इसका कंफर्म लो, तो अब क्या होगा? अब आप इसको अब आप ये कहेंगे कि सेल का ट्रेंड आ गया। वो जो बुलिश ट्रेंड था वो चेंज हो गया है, अब वो सेल का डायरेक्शन में आ गया है, बिरिश ट्रेंड बन गया। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि एक कंफर्म, जिसको हम 100% कंफर्म लो कहते हैं, वो टूट चुका। ठीक हो गया? ये आपका एक बंद था, ये आपका एक दरिया है, ये आपने एक बंद बनाया हुआ था। जैसे ही वो बंद टूट गया, तो अब आपके सामने जितना भी ये एरिया है, अब ये सारा, अब पानी का डायरेक्शन ये है। ठीक है जी, लिक्विडिटी अब डाउन साइड जाएगी। तो इस तरीके से आपने इसको समझना है। ये मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट सी चीज़ एक आसान करके समझाने की कोशिश की है। ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है। ठीक है, इसको हम तीसरी क्लास में डिस्कस करेंगे। बहरहाल अभी मैंने आपको ये बताया कि एक्सटर्नल क्या है और इंटरनल क्या है। अब लोग ये देखते हैं कि 15 मिनट में तो प्राइस ऊपर जा रही है। ठीक है, और जो छोटा टाइम फ्रेम है 5 मिनट का, जब 5 मिनट में जाकर देखते हैं तो 5 मिनट में प्राइस नीचे आ रही होती है। वो कहते हैं जी यहाँ तो लो ब्रेक हो रहे हैं, आप बाय क्यों बता रहे हैं, यहाँ तो लो ब्रेक हो रहे हैं। ठीक है, अब फर्ज करें मैंने यहाँ से कह दिया कि जी आप इस जगह से बाय कर लें, यानी इस जगह से आप बाय कर लें, तो उनको यहाँ से कंफ्यूजन ये होती है कि प्राइस तो अपने लो ब्रेक करती हुई आ रही है। तो आपने खुद पढ़ाया है कि जी जब लो ब्रेक होता हुआ आ रहा है, तो फिर आप ट्रेंड के साथ रहें, आप तो सेल करेंगे, जैसे अभी अली रजा ने कहा कि जी सेल होगी यहाँ से। ठीक है। अच्छा, हैरत की बात है जिन्होंने सही जवाब दिए हैं, एक का भी नाम नहीं याद, जिसने गलत दिया उसका नाम याद हो। बहरहाल यहाँ पे अब जब प्राइस लो ब्रेक करती हुई आ रही है ना, तो ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। आप बेसिकली इस बड़ी पिक्चर को देख रहे हैं, इस पिक्चर को देख रहे हैं। आपने बाय करना है क्योंकि आपके पास कंफर्म लो ये है। अब इससे पहले पहले या यहाँ तक जब भी प्राइस अपनी डायरेक्शन अपसाइड कन्वर्ट कर लेगी, तो बड़ा एरो पहले ही आपका अपसाइड है, छोटा एरो भी अपसाइड हो जाएगा, अपनी डायरेक्शन अब बुलिश डायरेक्शन में कर लेगा, तो अब आपने बाय करना शुरू कर देना है। इसका मतलब क्या था कि जो ये अप ट्रेंड का, जो एक हमारा अप ट्रेंड चल रहा था, वो अब यहाँ से कंटिन्यू करेगा दोबारा, यहाँ से दोबारा कंटिन्यू करेगा। अब आप दोबारा आ जाएंगे 15 मिनट में, तो आपको यही वाली शेप नजर आएगी। इसे क्या हो गया? जब आप अब 15 मिनट में आएंगे, तो आपको यही वाली शेप नजर आएगी, जैसे मैं बनाने लगा हूँ। ये वाली जो पूरी वेव है, ये वाली जो प्राइस नीचे आई थी यहाँ से, और यहाँ से आपने बाय किया था इस जगह से आके, ये वाला, ये आपको 15 मिनट में ऐसे नजर आएगी। लेकिन जब आप छोटे टाइम फ्रेम में जाकर देखेंगे तो ये चीज़ बनी हुई होगी। तो ये है हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर, और ये है हमारा पूरा पूरा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। कुछ क्लियर हुआ यहाँ पे? मुझे कुछ लोग दो चार बताएं। अच्छा, अब हम इसको देख लेते हैं। ठीक है जी, समझ आ गई। अब हम इसको देखते हैं बेरिश। अब हम इसको बेरिश स्ट्रक्चर में देखते हैं, अभी हमने बुलिश स्ट्रक्चर की बात की है। अब ये है जी हमारा बेरिश स्ट्रक्चर। ये हम देख रहे हैं इसको, पहले हमने 15 मिनट की, आधे घंटे की बात की, अब हम बात कर लेते हैं 1 आवर की। ठीक है जी, 1 आवर का टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। ये जो आपके पास स्ट्रक्चर चल रहा है, ये है H1 का। ठीक है, ये इसको आप 1H भी कहते हैं लोग। यहाँ पे 1H लिखा हुआ है, आप भी 1H की आदत डाल लें। 1H, ये आपका 1 आवर का स्ट्रक्चर है। अब जब प्राइस एक इम्पल्स वेव लगाने के बाद रिट्रेसमेंट पे जाती है, तो क्या ये सीधी सीधी रिट्रेसमेंट पे चली जाती है? नहीं जाती। ठीक है, प्राइस क्या करती है कि जब ये ऊपर जा रही होती है, जो आप छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे ना H1 में, तो इससे ही नजर आएगा। छोटे टाइम फ्रेम में आपको ऐसे नजर आएगा, ऐसे 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट ऐसे चल रहे होंगे। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब हम सेल करें कि बाय करें। ये आपको बता रहा है जी बुलिश है, H1 आपको बता रहा है बेरिश है। तो कंफ्यूजन पहले यहाँ से स्टार्ट होती है ट्रेडर को। वो कहता है कि जी H1 बेरिश है, M1 M5 बुलिश है, अब क्या करना चाहिए? तो करना ये चाहिए कि बड़ा एरो आपको बता रहा है डाउन साइड,
छोटे एरो का वेट करें। छोटे एरो से मुराद ये है कि छोटे टाइम फ्रेम में भी वेट करें कि कब प्राइस बिरिश होती है। अब ये कैसे देखेंगे कब बिरिश हुई है, कैसे पता चलेगा? ये हम पढ़ेंगे अपनी तीसरी क्लास में जाके, ठीक है, जो कि आपकी कल होगी इंशाल्लाह। कल छुट्टी नहीं है, उसकी वजह यह है कि फिर आगे ईद में छुट्टियां लग जानी है ना, 3-4 छुट्टियां ईद में आ जाएंगी। तो संडे छुट्टी हो जाएगी उसके बाद, क्योंकि संडे को मैं इसलिए क्लास नहीं रख रहा क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो फिर आगे पीछे मंडी में गए होते हैं। आगे फिर ईद है, 2-3 दिन ज़ाहिर है लोगों को ईद के लिए भी चाहिए आगे पीछे जाना होता है। तो फिर कल का दिन हम छुट्टी नहीं करते, कल का दिन पढ़ लेते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। उसका फायदा हमें ये होगा कि एक तो हमारा एक दिन बच जाएगा, और दूसरा फायदा ये होगा कि आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा ईद से पहले पहले। अच्छा, अब ये कैसे पता चलेगा कि ये छोटा एरो भी बिरिश हो गया है? इसके लिए हम कल की क्लास पढ़ेंगे इंशाल्लाह, लेकिन अभी आपको पता ये होना चाहिए कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से मुराद ये होती है कि जो बड़े और कंफर्म आपके हाइज हैं। ये आपका हाई कंफर्म है। ये आपका हाई कंफर्म कब होगा? जब प्राइस नीचे इसको ब्रेक कर देगी, तो ये भी कंफर्म हो जाएगा। तो जो कंफर्म हाई लो होता है, ये आपके होते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। उसके दरमियान में जो कुछ हो रहा होता है, इसको हम कहते हैं कि ये इसका इंटरनल मैटर है। इंटरनली प्राइस बुलिश है, ओवरऑल देखें तो प्राइस बिरिश है। आप यहाँ से देख रहे हैं ना, प्राइस बिरिश है, अपने लो ब्रेक कर रही है। लेकिन अगर हम इंटरनल आके देखते हैं तो प्राइस बुलिश है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपने वेट करना है। मैं आपको लेवल मार्किंग जब सिखाऊंगा ना, तो आपने वेट करना है कि प्राइस अपने लेवल पे आएगी, ये कोई लेवल है इसका। इस लेवल पे आके प्राइस अपनी शेप चेंज कर लेगी, अपनी शक्ल बदल लेगी। आपको पता चल जाएगा प्राइस की जो मेन ट्रेंड है इसको कंटिन्यू करने वाली है। जैसे ही वो शेप आपको नजर आएगी, आप यहाँ से सेल करना शुरू कर देंगे। उसका फायदा क्या होगा कि आप ट्रेंड के साथ बैठ रहे होंगे। ट्रेंड क्या है? बिरिश। ठीक है, ट्रेंड आपने हमेशा H1 का, कम से कम M30 का देखना है। गोल्ड की बात कर रहा हूँ। अगर आप दूसरे पेयर्स पे आते हैं, फॉर एग्जांपल आप करेंसी में काम करते हैं, तो उसमें आपने ट्रेंड 4 आवर का देखना है। ठीक है, उसमें आपने 4 आवर से नीचे नहीं आना। असूलन गोल्ड में भी 4 आवर की देखना चाहिए। लेकिन गोल्ड इतना वोलेटाइल पेयर है कि अगर आप 4 आवर की कंफर्मेशंस का और 4 आवर के सेटअप्स का वेट करते रहेंगे तो बहुत बड़े बड़े स्टॉप लॉस बनेंगे, आपके रिस्क आपका बढ़ जाएगा। इसलिए हम छोटे टाइम फ्रेम में आके काम करते हैं। तो आप गोल्ड के लिए मेरा रूल ये है कि आप गोल्ड में 1H पे काम करें। 1H पे काम करने का मतलब ये है कि 1H का आप स्ट्रक्चर देखें। एंट्री हम करेंगे 1 मिनट पे जाके, 1 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करेंगे, छोटा सा एविडेंस आएगा, हम बाय या सेल कर दिया करेंगे। लेकिन लेवल मार्किंग आपने 1H पे अच्छी रखनी है, अपनी स्ट्रांग रखनी है। ये सब चीजें हम आगे चल के पढ़ेंगे इंशाल्लाह अपने इसी फेज में। तो यहाँ पे क्लास की रिकॉर्डिंग बंद करते हैं, तकरीबन 40-45 मिनट हो गए हैं। इतनी रिकॉर्डिंग काफ़ी होती है, इतनी क्लास भी काफ़ी होती है। 3 चीज़ें आज हमने पढ़ी हैं। पहली चीज़ हमने ये पढ़ी थी कि कंफर्म हाई लो कौन सा होता है। दूसरी चीज़ ये पढ़ी थी कि वैलिड रिट्रेसमेंट किसे कहते हैं, कितनी कैंडल्स की रिट्रेसमेंट वैलिड होती है। उसका हमने पढ़ा कि कैंडल का मसला ही नहीं है, चाहे वो एक हो चाहे 10 हो। आखिरी बुलिश या आखिरी बिरिश कैंडल का हाई लो जब ब्रेक होता है तो उसको फिर हम कंफर्म हाई लो कहते हैं, कंफर्म रिट्रेसमेंट कहते हैं। तीसरी चीज़ हमने आज पढ़ी है कि इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है। ये भी कंप्लीट नहीं हुआ जी, ठीक है, लेकिन मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि वो क्या होता है। कि बड़े टाइम फ्रेम के अंदर जब छोटा टाइम फ्रेम बुलिश होता है तो आपने इसको बुलिश ट्रेंड नहीं समझना। ये सिर्फ एक रिट्रेसमेंट है जो वक्ती है, वक्ती तौर पे बुलिश है। हम इसको भी नहीं छोड़ते, इसमें भी ट्रेड करते हैं, पता है। यानी मेन ट्रेंड जो है वो आपका सेल का है, लेकिन आपको यहाँ से अच्छी बाय मिल रही है, हम बाय कर लेंगे यहाँ तक, और फिर यहाँ से मेन ट्रेड लेंगे जो हमारी सेल करवाएगी। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह हम डिटेल से आगे चल के पढ़ेंगे। रिकॉर्डिंग को यहाँ पे स्टॉप करते हैं।